हाय दोस्तों, जीसीडी विजय सांगीर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास में घंटी का निशान बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी क्लास सबसे पहले पहुंचे आपके पास। हमारी जो क्लासें थी, निरंतर क्लासें चल रही है सभी विषयों की। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लासें मिल रही है। फिजिक्स की क्लास आपको मिल रही है, मैथ्स की क्लास मिल रही है, मैथ्स की क्लास 10th बोर्ड के लिए मिल रही है, इंग्लिश की ग्रामर मिल रही है, संस्कृत, सामाजिक सभी विषयों की क्लासें आपको लगातार मिल रही है। साइंस की क्लासों के साथ में मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। लगातार हमारे टॉपिक्स आपके साथ चल रहे हैं। पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो था लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथियों के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा था। जो पाचक ग्रंथियां थी हमारे डाइजेशन सिस्टम में, पूरे डाइजेशन सिस्टम को हमने जीरो से लेकर डीपली तक पढ़ा था। उसके बाद में हमने पाचक ग्रंथियां पढ़ी थी। पाचक ग्रंथियों में हमने देखा था, पहली लाल ग्रंथियां देखी थी, लाल ग्रंथियों के प्रकार देखे थे, उनसे स्त्रावित होने वाले एंजाइम्स देखे थे, वो एंजाइम्स क्या काम करते हैं, किस प्रकार से पाचन में सहायक हैं। उसके बाद में नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है लिवर। यकृत के बारे में हम चर्चा करेंगे। यकृत के बारे में जब दोस्तों देखेंगे तो हम यकृत के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक देखेंगे जो सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो बोर्ड की क्लासों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं। फैक्ट्स देखेंगे लिवर के बारे में, कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो लिवर के बारे में चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनके मुख्य टॉपिकों की। पहले हम इसकी स्थिति देखेंगे, उपनाम, आकार, रंग, वजन, चौड़ाई, उत्पत्ति या उद्भव और निर्माण और इसके कार्य। इन सभी टॉपिकों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे दोस्तों। स्थिति की जब बात करते हैं तो देखो, जब हमने क्या था, जब डाइजेशन का स्टार्ट में हमने डायग्राम बनाया था, इस प्रकार से डायग्राम बनाया था। यहाँ वाला पार्ट ये मुख गुहा से, फिर कृषिका, फिर कृष्णी, ये आमाशय। तो यहाँ एक क्या था, एक छोटा सा पार्ट जुड़ा हुआ था, हमने देखा था इस प्रकार से। इस प्रकार से एक पार्ट जुड़ा हुआ देखा था। ये वाला पार्ट, ये आहार नाल इसको बोल सकते हैं पूरी को। आहार नाल जो मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक जाती है। तो आहार नाल में यहाँ आमाशय का जो भाग होता है, उस भाग के पास में हमारे यहाँ क्या जुड़ा हुआ रहता है, ये यकृत जुड़ा हुआ रहता है। और इसके नीचे क्या जुड़ा हुआ रहता है, पित्ता से जुड़ा हुआ रहता है। तो दोस्तों देखते हैं इसकी स्थिति के बारे में। जब आहार नाल का बॉडी के रूप में देखते हो तो हमारी बॉडी के दो पार्ट बनते हैं, एक बायां पार्ट और एक दायां पार्ट। अपने हाथ जिस हाथ से आप लिखते हो वो दायां पार्ट और देखते हो जेब का जो साइड होता है वो बाईं तरफ। तो ये वाला पार्ट इधर वाला ले लेते हैं हम, बायां भाग, और इधर वाले पार्ट को ले लेते हैं हम दायां भाग। तो अब आप बताओ हमें कि कौन से वाले पार्ट में है, बाएं भाग में है या दाएं भाग में। निश्चित रूप से ये जो लीवर है वो दाएं भाग में है। अर्थात हम एक बात ये लिख सकते हैं कि हमारा जो यकृत होता है वो दाईं ओर स्थित होता है। उसके बाद में देखेंगे कि ये स्थित कौन से वाले पार्ट के नीचे होता है। देखते हैं, जो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से जो हमारे फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों के नीचे तनुपट पाया जाता है। फेफड़ों के नीचे क्या पाया जाता है कि तनुपट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायाफ्राम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको डायाफ्राम। तो डायाफ्राम के नीचे यहां बन जाता है डायाफ्राम। ये वाला जो पार्ट है बॉडी में यहां बन जाता है। तो डायाफ्राम की क्या हो गया, नीचे, और कौन सी ओर, दाईं ओर। तो इसकी स्थिति हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डायाफ्राम से, डायाफ्राम या तनुपट के नीचे
और कौन सी ओर? दाहिनी ओर। तो दोस्तों एक बात हमारी हो गई स्थिति डायाफ्राम के नीचे दाईं ओर। उसके बाद में नंबर 2 की बात करेंगे, उपनामों की बात करेंगे। उपनाम, जैसे आपके भी घर पे अलग अलग नाम होते हैं, चिन्नू मिन्नू सोमा बाबू, जो भी नाम होते हैं वो सभी आपके क्या होते हैं? उपनाम। और दूसरा जो पार्ट जैसे देखते हैं आपको स्कूल में बेसिकली जिस नाम से पुकारा जाता है वो आपको मुख्य नाम, घर के लिए आपका अलग अलग नाम होता है। जैसे आपको सोना बोल दिया, मोनू बोल दिया, चिंटू बोल दिया, बबलू बोल दिया, ये सभी जो नाम क्या हो गए? आपके उपनाम हो गए। वैसे ही लीवर का जो मुख्य नाम तो क्या हो गया? लीवर। उसके बाद में इसके भी कुछ अलग नाम होते हैं, इसके कार्यों के आधार पर इसको अलग अलग नामों से हमने देखा, वो देखते हैं हम इसके नाम। देखो पहला जो पार्ट हम देखते हैं इसके बारे में, उपनाम। इसको क्या कहते हैं? शरीर का रासायनिक कारखाना। शरीर का सबसे बड़ा रासायनिक कारखाना। दोस्तों कारखाना नाम हम उसी के लिए यूज करते हैं जहां कोई बड़ी क्रियाएं होती हैं, कुछ बड़ा कार्य घटित होता है, उसके लिए हम कारखाना शब्द यूज करते हैं। अन्यथा हम ऐसे शब्द काम में नहीं लेते। इसका मतलब जो लीवर है वो बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं करता है। आगे हम इसके कार्य पढ़ेंगे, उस समय उन सभी क्रियाओं के बारे में देखेंगे। अर्थात जितनी भी जो बॉडी में घटित होने वाली लगभग जो जैविक क्रियाएं होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सभी में यकृत की क्या होती है? मुख्य भूमिका होती है। इसीलिए हम यकृत को क्या बोलते हैं? रासायनिक कारखाना। नंबर 2, दूसरा नाम कह सकते हैं शरीर का सबसे बड़ा व्यस्ततम। बंदरगाह। बंदरगाह है वो स्थान जहां पे माल आवागमन ढोने का काम होता है, जहां बड़ी क्रियाएं घटित होती है। तो व्यस्तम लगभग क्रियाओं में यकृत क्या करता है? काम आता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? व्यस्तम। क्योंकि यहाँ पूरे समय में जितने देर डाइजेशन का काम चलेगा, बॉडी की जो जैविक क्रियाएं होती रहेगी, उतने समय में हर समय में लीवर काम करता रहेगा। इसलिए इसको बोल दिया हमने व्यस्तम बंदरगाह। नंबर 3, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा गया है इसको। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? लीवर। यहां कुछ फैक्ट्स देखना दोस्तों। सबसे छोटी ग्रंथि, बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होगी? पीयूष। कितनी छोटी? कह सकते हैं मटर के दाने के समान। मटर के दाने के समान। कहां स्थित होती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में स्थित होती है। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ऐसे ही कुछ 2-4 फैक्ट्स और बता देता हूं। सबसे बड़ी हड्डी, पिछली क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो हम सबसे बड़ी हड्डी के बारे में बात करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। और ऐसे ही सबसे छोटी हड्डी सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है स्टेपिज। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी स्थितियों के बारे में कि स्टेपिज कहाँ पाई जाती है और फीमर कहाँ पाई जाती है। स्टेपिज की बात करते हैं तो स्टेपिज पाई जाती है दोस्तों कान में, और फीमर की बात करते हैं तो फीमर पाई जाती है पैर में।
4 फैक्ट्स हमने यहाँ देखे हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि इसका आकार हम देखेंगे, अभी आगे बात करेंगे। जबकि सबसे छोटी ग्रंथि इसका आकार मटर के दाने के समान। इसकी स्थिति हमने देख ली डायग्राम के नीचे दाईं ओर, जबकि सबसे छोटी ग्रंथि इसकी स्थिति होगी मस्तिष्क में। उसके बाद में बात करेंगे हम सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। सबसे बड़ी हड्डी की स्थिति पैर में और सबसे छोटी हड्डी की स्थिति कान में। ये थे कुछ फैक्ट्स। उसके बाद में बात करते हैं हम दोस्तों नंबर 4 इसका उपनाम। पहला उपनाम हमने शरीर का सबसे बड़ा कारखाना देखा, दूसरा व्यस्तम बंदरगाह है, तीसरा हो गया सबसे बड़ी ग्रंथि। इसको कई बार ऐसे भी बोल सकते हैं शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। कई बुकों में ये नाम लिखा हुआ मिलता है, कईयों में ये मिलता है सबसे बड़ी ग्रंथि। कई बुकों में लिख दिया जाता है पाचक ग्रंथि। बोर्ड की जो बुक आती है 12th की जो बुक है उसके हिसाब से ऐसा लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है कौन सी? यकृत। तो ये 4 इसके क्या थे? उपनाम। तो दोस्तों पहली स्थिति हो गई, उपनाम हो गए। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके आकार के बारे में। आकार के बारे में बात करते हैं तो देखो आकार, वापस अपने डायग्राम पे चलते हैं, डायग्राम की बात करते हैं। तो यहां देखना ये वाला जो पार्ट इसको हमने क्या बोला? लीवर। यहां देखना कैसा है? त्रिकोणाकार। कैसा है? 3 कोने बने हुए, तो कह सकते हैं इसको हम त्रिकोणाकार। तो आकार कैसा हो गया इसका? त्रिकोणाकार। तो आकार की बात करें तो हो गया इसका त्रिकोणाकार। और दूसरा होता है ये द्विपालित होता है। तो आकार की जब हम इसकी बात करेंगे तो इसका आकार कैसा होता है? त्रिकोणाकार होता है और द्विपालित होता है। द्विपालित देखना कैसे होता है दोस्तों? द्विपालित, द्वि का मतलब 2, द्वि का मतलब 2, अर्थात इसमें कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां होती है। कौन सी पाली? एक तो इधर वाली, एक तो दाईं और एक इधर वाली बाईं पाली। यहां से पार्ट देखा जाए तो इसके 2 पार्ट हो गए। इधर वाली जो पाली होती है वो दाईं पाली, और जबकि ये वाली कैसी हो गई? बाईं पाली। तो इसकी 2 पालियां, एक तो हो गई दाईं पाली। नंबर 2 इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो गई? बाईं पाली। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम देखो और समझो। इधर वाला पार्ट जो दाईं ओर का पार्ट है वो दाईं पाली, और बाएं ओर का पार्ट हो गया वो बाईं पाली। उसके बाद में बात करेंगे इन दोनों में से आपको बड़ा कौन सा दिख रहा है? निश्चित ये वाला जो पार्ट है वो आपको बड़ा दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं जो दाईं पाली होती है वो क्या होती है? बड़ी पाली होती है। दाईं पाली कैसी होती है? बड़ी पाली। तो बाईं पाली कैसी हो गई? छोटी पाली। दाईं पाली बड़ी और बाईं पाली छोटी। बाईं पाली छोटी तो आपको दोनों पालियों के पास में कुछ चीज दिखाई दे रही है। यहां देखो ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, ये गोलाकार थैली नुमा नाशपाती के समान का एक आकार का पार्ट जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं पित्ताशय। अर्थात हम कह सकते हैं जो दाईं पाली होती है, अर्थात जो बड़ी पाली होती है, उस बड़ी पाली से क्या जुड़ा हुआ रहता है? पित्ताशय। जो दाईं पाली होती है उस दाईं पाली से क्या जुड़ा हुआ रहता है? पित्ताशय जुड़ा हुआ रहता है। यहां देखना इस द्विपालित में इन दाईं पाली और बाईं पाली के अलावा 2 पालियां अतिरिक्त और जुड़ी हुई रहती है। वो देखते हैं अतिरिक्त कौन सी आती है। बोर्ड की जो बुक है 12th की बुक, उसमें पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि द्विपालित जो लीवर होता है उस लीवर में दाईं पाली और बाईं पाली के अलावा 2 अन्य पालियां कौन सी होती है? तो वो 2 अन्य पालियां देखो, देखते हैं 2 अन्य पालियां। एक का नाम होता है क्वाड्रेट, एक का क्या नाम होता है? क्वाड्रेट।
और दूसरे का नाम होता है कोऑर्डिनेट। एक का नाम क्वाड्रेट और दूसरे का नाम होता है कोऑर्डिनेट। तो ये हो गई इसकी द्विपालित पालियां। तो आकार की जब बात कर ली तो आकार कैसा हो गया, त्रिकोणाकार द्विपालित। दो पालियां कौन सी, दाएं पाली और बाएं पाली। दाएं पाली कैसी, बड़ी, जबकि बाएं पाली कैसी, छोटी। बड़ी वाली जो पाली होती वो उससे क्या जुड़ा हुआ रहता है, पिता से जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद में हम बात करेंगे इसके रंग की। रंग की बात करते हैं दोस्तों, तो रंग कैसा होता है इसका, रंग इसका होता है चॉकलेटी। मुंह में पानी आ गया होगा नाम सुनते ही। रंग होता है इसका चॉकलेटी। चॉकलेटी अर्थात कह सकते हैं ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर का चॉकलेटी कलर होता है। तो रंग की बात करेंगे तो कैसा कलर होगा इसका, चॉकलेटी रंग। क्या क्या चीज देख ली हमने, स्थिति देख ली, उपनाम देख लिया, आकार देख लिया, रंग देख लिया। उसके बाद में इसका देखेंगे हम वजन। वजन की बात करते हैं। प्रत्येक अंग का क्या होता है, वजन होता है। और वजन जब मापते हैं हम उस व्यक्ति की बॉडी के साइज के अनुसार मापते हैं। BMI एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, BMI। B का मतलब बॉडी, M का मतलब मास, I का मतलब इंडेक्स। शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स। देखना एक बार इधर, BMI। B का मतलब बॉडी, M का मतलब मास, I का मतलब इंडेक्स। शरीर भार सूचकांक। ये क्या होता है, व्यक्ति की साइज के अनुसार उसका भार मापा जाता है और उस भार के आधार पे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनका अलग अलग वजन मापा जाता है। कई जो बड़े आकार के व्यक्ति होते हैं उसमें अंगों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और छोटी साइज के उनमें अंगों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। वैसे ही तो औसत निकाला जाता है। तो उस वजन को क्या निकाल दिया हमने, औसत। तो औसत वजन की बात करें तो इसका जो वजन होता है वो क्या होता है, 1.5 से 2 किलोग्राम तक का इसका क्या होता है, वजन। तो वजन कितना मान लेते हैं हम, इसका औसत 1.5 अर्थात 1.5 से 2 किलोग्राम तक का इसका क्या होता है, वजन। आगे बात करते हैं चौड़ाई, फिर उत्पत्ति, निर्माण और कार्य। अब देखो नंबर 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर पे हमारे चौड़ाई। हमने देखा था, इस प्रकार से देखा था, इस प्रकार से लीवर देखा था, यहां जुड़ा हुआ था हमारा पिता से। तो ये जो क्या होगी इसकी चौड़ाई। चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी चौड़ाई होती है 15 से 22 सेंटीमीटर। न कि मीटर। यहां ध्यान रखना, सेंटीमीटर ध्यान रखना, मीटर में मत कर देना। तो चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई कितनी होगी, 15 से 22 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद में नंबर 7 उत्पत्ति या उद्भव। जिस प्रकार से देखते हैं कि एक पेड़ एक बीज से उत्पन्न होता है, पेड़ का निर्माण बीज से उत्पन्न होता है, वैसे ही इस लीवर का निर्माण कैसे हुआ है। देखो जब रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन अर्थात जनन की क्रिया होती है, तो जनन की क्रिया के बाद में निषेचन, और निषेचन के बाद में यहां जनन की क्रिया में निषेचन के बाद में क्या बनता है, भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो। जब भ्रूण बनता है तो भ्रूण में 2 प्रकार की सेल्स होती है, एक होती है एंडोडर्मल और दूसरी होती है
एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और एक्टोडर्मल। तो बॉडी के कई पार्ट्स ऐसे होते हैं उनका निर्माण एक्टोडर्मल से होता है। बहुत से पार्ट ऐसे होते हैं जिनका निर्माण एक्टोडर्मल से होता है, पीछे क्लास में मैंने देखा है। और कई पार्ट ऐसे होते हैं जिनका निर्माण होता है एंडोडर्मल से। तो जो लीवर होता है उस लीवर का भ्रूण के एंडोडर्मल भाग से क्या होता है, उत्पत्ति या उद्भव होता है। तो इसके उद्भव की बात करते हैं तो उद्भव क्या हो गया, भ्रूण के एंडोडर्मल वाला जो भाग होता है भ्रूण का, उससे क्या होता है, यकृत का उद्भव होता है, यकृत की उत्पत्ति होती है। नंबर 8 निर्माण। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निर्माण की बात करेंगे तो निर्माण, इसका निर्माण कौन करता है, निर्माण करता है इसका यकृत पालियां। बॉडी में यकृत जो पालियां होती हैं वो यकृत पालियां क्या करती है, इसका निर्माण करती है। निर्माण करने के कारण ही यकृत पालियों को क्या कहते हैं, यकृत के क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कोशिका सेल, सेल की जब परिभाषा पढ़ते हैं तो सेल की परिभाषा क्या पढ़ते हैं हम, कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कक्षा 6 से हम जब तक आगे साइंस पढ़ते जाओगे तब तक इस सेल की परिभाषा यही, कक्षा 6 में भी हमने यही परिभाषा पढ़ी है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 जब तक आप साइंस पढ़ोगे तब तक कोशिका की परिभाषा यही रहेगी। इसका मतलब ये क्या होगी, कोशिका जब मानव का शरीर बनता है तो शरीर बनाने में मुख्य भूमिका क्या होगी, कोशिका की। सबसे पहले कोशिका ही बनती, कोशिका से क्या बनता है, शरीर। जैसे देखते हैं कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र और तंत्र से क्या बना, शरीर। इसका मतलब सबसे पहले क्या थी, कोशिका। ऐसे ही यकृत का जब निर्माण होता है तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो क्या होती है, यकृत पालियां। तो इसका निर्माण कौन करती है, यकृत पालियां। और इन यकृत पालियों का निर्माण कौन करती है, यकृत कोशिकाएं। देखो कैसे लीवर में किस प्रकार से होती है यकृत कोशिकाएं, इस प्रकार से ये कोशिकाएं होती है। मान लो ये कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं सभी कोशिकाएं यकृत कोशिकाएं। इन यकृत कोशिकाओं के मध्य ये क्या है, रिक्त स्थान, जिनको क्या बोलेंगे हम, अवकाश। और इस अवकाश को क्या बोलते हैं, यकृत कोठरियां। क्या बोल दिया, यकृत कोठरियां। तो इन कोशिकाओं के मध्य क्या होता है, खाली स्थान, जिसको क्या बोलते हैं हम, यकृत कोठरियां। अब यहां कोशिकाएं, क्या ये भाग खाली रहेगा, नहीं, ये भाग भी भरेगा। किससे भरेगा, देखते हैं वो अभी। तो ये वाली कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के मध्य अवकाश। अब अवकाश में देखो क्या होती है, एक सेल्स होती है जिसको बोलते हैं कुपर सेल्स, कुपर कोशिका। तो इस खाली स्थान वाले भाग पर क्या आती है, कुपर कोशिका। इस कुपर कोशिका को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम
महाभक्षकाणु। जो कुपर सेल्स होती है वो क्या होती है? महाभक्षकाणु। एक बार क्वेश्चन पूछा था रीट में, यकृत की सफाई करना किसे कहते हैं? यकृत की सफाई करनी किसे कहते हैं? तो जो महाभक्षकाणु अर्थात कुपर सेल्स होती है उनको यकृत की सफाई कर्मी कहा जाता है। क्यों कहते हैं इनको यकृत की सफाई कर्मी? देखो जो कुपर सेल्स होती है, ये कुपर सेल्स क्या करती है? रोगाणु और जीवाणुओं का विघटन का कार्य करती है। ये जो कुपर सेल्स होती है वो रोगाणु और जीवाणु को क्या करती है? विघटन का कार्य करती है। तो ये हो गया निर्माण। फिर से देखना, निर्माण एक बार, चौड़ाई हो गई 15 से 22 सेंटीमीटर, उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोडर्मल भाग से, ये ध्यान रखना कौन से वाले भाग से? एंडोडर्मल भाग से। निर्माण यकृत पालियों से। यकृत पालियों में देखेंगे तो ये सभी क्या होती है? इसकी सेल्स होती है। सेल्स में अवकाश पाया जाता है, उस अवकाश को क्या बोलते हैं? यकृत कोठरियां। और उस अवकाश में स्थित होने वाली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? कुपर सेल्स या कुपर कोशिकाएं, जिसको महाभक्षकाणु बोलते हैं। ये क्या होती है? यकृत की सफाई कर्मी कहते हैं इनको। और ये कुपर सेल्स क्या काम करती है? कुपर सेल्स का कार्य क्या होता है? तो कुपर सेल्स का कार्य होता है रोगाणु और जीवाणु का क्या होता है? विघटन का कार्य करती है। अब देखो इसके देखेंगे हम कार्य। कार्य के बारे में बात करेंगे। हमने पहले भी देखा था, इसके उपनाम में बात की थी, मैंने चर्चा की थी यकृत के कार्यों के बारे में कि यकृत क्या करता है? बहुत सी जैविक क्रियाएं करता है। बायोलॉजिकल क्रियाएं जो रिएक्शंस होती है वो बहुत सारी इसमें घटित होती है। देखो बात करते हैं कौन कौन से कार्य करता है यकृत। पहली बात करते हैं नंबर 1, कुछ क्रियाएं करता है। मैं नाम लिखता हूं यहां। ग्लाइकोजेनेसिस, नंबर 2 ग्लाइकोजिनोलाइसिस, नंबर 3 ग्लाइकोनियोजेनेसिस। 3 नाम लिखे, एक नाम इधर साइड में और लिखता हूं, ग्लाइकोलाइसिस। ये 3 क्रियाएं 1 2 3, ये तीनों क्रियाएं कौन करता है? यकृत करता है। जबकि ये क्रिया पढ़ेंगे पहले इसको, ग्लाइकोलाइसिस, ये क्रिया कौन करता है? कोशिका द्रव्य करता है। अलग से नोट लगा के लिख लेना, ग्लाइकोलाइसिस ये कौन करता है? कोशिका द्रव्य करता है। जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है वो कौन करता है? कोशिका द्रव्य करता है। कोशिका द्रव्य देखो कैसे करता है। यहां इस क्रिया में क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का किसमें बदल जाता हो? लैक्टिक अम्ल में। ये जो ग्लूकोज होता है वो किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में। तो जब ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है तो उस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ध्यान रखना क्योंकि सभी नाम सेम है, इसमें भी ग्लाइको है और इन सभी में भी ग्लाइको है।
अर्थात ग्लूकोज तो कहीं ना कहीं बनेगा या टूटेगा। ग्लाइको जहां नाम आता है वहां हम देखते हैं कि ग्लूकोज का जो पार्ट है ये वाला नाम जो है वो या तो कहीं पर बन रहा है या कहीं पर क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो ग्लाइको नाम जहां आता है वहां ये ध्यान रखना। और जहां सिस नाम लिखा हुआ आता है, सिस, उसका मतलब क्या है, प्रक्रिया। इसका मतलब टूटने की या जुड़ने की जो क्रियाएं होती है वो क्या हो जाएगी, ग्लूकोज के बारे में क्रिया वो ग्लाइकोसिस कह सके। अब इनको एक एक को पढ़ेंगे हम। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है बॉडी में क्या होता है, अधिक मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और बॉडी कोई काम नहीं कर रही होती है। जैसे हम कई बार मेहनत का काम करते हैं तो उस समय हमारी एनर्जी खर्च हो जाती है, लेकिन कई बार कैसे क्या करते हैं, जैसे लॉकडाउन में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, लॉकडाउन में खाना खाते हैं, आराम से मजे से सोते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट हम ग्रहण करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है अधिक मात्रा में ग्लूकोज का उत्पादन करता है। तो बॉडी को उतने ग्लूकोज की जरूरत ही नहीं है, तो उतने ग्लूकोज की जरूरत नहीं तो बॉडी करेगी क्या, उसको क्या कर लेगी, कंजर्व कर लेगी, संचित कर लेगी, इकट्ठा कर लेगी। तो उस स्थिति में क्या होता है उस ग्लूकोज को किस प्रकार से इकट्ठा करती है, ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करती है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ऐसे प्रश्न पूछ ले कि ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया क्यों होती है, तो हम प्रश्न का आंसर दे सकते हैं कि जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का अधिक मात्रा में उत्पादन हो जाता है तो उस ग्लूकोज को कंजर्व करने के लिए जो लीवर होता है ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया करता है। ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में क्या होता है, बदलाव होता है, या कह सकते हैं ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। नंबर 2 की बात करते हैं, दूसरा कार्य, यकृत का पहला कार्य क्या हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया करना अर्थात ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना। नंबर 2 सेम नाम ग्लाइकोसिस सिस जेने जिनो, सेम नाम है, यहाँ लाइसिस नाम लाई और जुड़ रखा, अर्थात ये जो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यहां ग्लाइकोजन पहले आ जाएगा, ग्लूकोज क्या चला जाएगा, बाद में चला जाएगा। अर्थात जब बॉडी में क्या होता है ग्लाइकोजन इकट्ठा हो जाता है, ग्लाइकोजन क्या रहता है इकट्ठा, और उस ग्लाइकोजन का किसमें रूपांतरण हो जाता है, ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन का किसमें रूपांतरण हो जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखेंगे ये क्यों होता है, जब हम मेहनत का कार्य कर रहे होते हैं, बॉडी में पहले से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का निर्माण बना हुआ है, इकट्ठा है, ग्लूकोज अधिक मात्रा में इकट्ठा है, तो उस स्थिति में क्या होता है हमारे पास में ग्लूकोज शेष रूप में बचा हुआ रहता है। लेकिन जब हम मेहनत का कार्य करते हैं, कोई खड्डा वगैरह खोदते हैं, खेत में किसान काम करता है, उस समय मेहनत का कार्य करता है, अधिक ऊर्जा लगती है, अधिक ऊर्जा लगती है तो क्या होता है जो कंजर्व जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज पहले किसमें बदला, ग्लाइकोजन में। अब ये जो ग्लाइकोजन किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में संचित है, अब ये क्या करेगा, टूटेगा। जब बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो ये ग्लूकोज क्या होगा, टूटेगा और किसमें बदल जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाएगा। तो प्रक्रिया कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में रूपांतरण या ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नंबर 2 तीन चीजें हमने देख ली है, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में, जबकि ग्लाइकोजेनेसिस यकृत में, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस ये सभी क्रियाएं यकृत में। तीसरी बात, पहला कार्य, दूसरा कार्य और तीसरा कार्य देखें। अब ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या होते हैं, अब बॉडी में जरूरी नहीं कि ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती हो। देखो हमने एक चीज देखी थी कि वसा भी क्या करता है, ऊर्जा ग्रहण, हमें ऊर्जा देता है,
कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है, वसा भी ऊर्जा देता है। अधिक मात्रा में कम उत्पाद और अधिक मात्रा में ऊर्जा कौन देता है? वसा देता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट का निश्चित जो उत्पाद होगा वो निश्चित ही ऊर्जा ग्रहण करेगा। अर्थात सबसे ज्यादा ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन कम उत्पाद के साथ में अधिक मात्रा में ऊर्जा वसा देता है। तो उस स्थिति में उस वसा से भी क्या करता है? शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो वो वसा हमारे शरीर में किस रूप में संचित हो जाती है? वसीय अम्ल के रूप में। वसीय अम्ल के रूप में वो वसा क्या रह जाती है? संचित रह जाती है। तो इस वसीय अम्ल का जब बॉडी में ग्लूकोज की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, तो इस वसीय अम्ल को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। तो तीसरी क्रिया क्या होगी? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अर्थात वसीय अम्ल का ग्लूकोज में रूपांतरण होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये तीनों क्रियाएं लीवर करता है। देखना यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, दो क्वेश्चन हम लिखेंगे। पहला क्वेश्चन देखना, नंबर 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्न में से कोशिका द्रव्य में होने वाली क्रिया है। नंबर 1 ग्लाइकोजेनेसिस, बी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, नंबर सी ग्लाइकोलाइसिस और नंबर बी ग्लाइकोनियोजेनेसिस। देखना हमने देखी कोशिका द्रव्य में होने वाली ये जो तीनों हैं, ये तीनों किसमें? यकृत में घटित होती है। जबकि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में। तो इसका आंसर क्या हो गया? कोशिका द्रव्य वाला ग्लाइकोलाइसिस। ऐसे ही क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि निम्न में से ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना कहलाता है। वही ऑप्शन चारों ए, बी, सी और डी। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कौन सी प्रक्रिया में बदल रहा है? दोस्तों देखो, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में पहली प्रक्रिया जो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया होती है, तो इसका ऑप्शन हम क्या देखेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे ऐसे भी आता है कि निम्न में से कौन सी घटना ग्लाइकोलाइसिस में नहीं घटित होती, तो वहां एक ऑप्शन दूसरा दे दिया जाता है इसकी जगह। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। नंबर 4 की बात करते हैं। तो जो यकृत क्या होता है? पित्तरस। पित्तरस का संश्लेषण करता है। हमने एक टॉपिक छोड़ा था पित्ताशय, और अब नाम आ गया पित्तरस। आगे दोनों को देखेंगे अभी, लेकिन पहले इसके कार्य देखते हैं। तो चौथा कार्य क्या हो गया? पित्तरस का संश्लेषण। जो यकृत कोशिकाएं होती है वो पित्तरस का स्त्रावण करती है, उसका संचय कौन करता है? पित्ताशय करता है। तो 4 कार्य, चौथा नंबर का कार्य पित्तरस का संश्लेषण। नंबर 5 यूरिया का निर्माण या यूरिया का संश्लेषण। यूरिया का संश्लेषण भी कौन करता है? यकृत। यूरिया का सूत्र होता है CONH2CO। ये क्या होता है? हमारा यूरिया होता है। तो यूरिया का संश्लेषण भी कौन करता है? लीवर करता है। नंबर 6 की बात करते हैं। तो एक होता है हिपेरिन।
वर्णक। उस हिपेरिन वर्णक का निर्माण भी कौन करता है? यकृत करता है। ये क्या काम करता है हिपेरिन वर्णक? इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कंपटीशन में कि हिपेरिन वर्णक का कार्य, तो इसका कार्य क्या करता है? रक्त को जमने से बचाता है। इसी कारण हमारी बॉडी में ब्लड जमता नहीं है, इस हिपेरिन वर्णक के कारण। नंबर 7, कुछ विटामिन्स होते हैं, उन विटामिन्स का संश्लेषण भी कौन करता है? यकृत। तो वो विटामिन्स कौन से हैं? ए, डी और B12। विटामिन ए, डी और B12, इन तीनों का क्या करता है? संचय या संश्लेषण। इनका संश्लेषण भी कौन करता है? यकृत करता है। नंबर 8, रुधिर प्रोटीन। रुधिर प्रोटीन, रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण। रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण, रुधिर प्रोटीन कौन से? रुधिर प्रोटीन होते हैं, एक तो होते हैं प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और दूसरा होता है फाइब्रोनोजेन। ये दोनों ही क्या करते हैं? जब क्या हो जाती है, कहीं पर हमारी बॉडी में चोट लग जाती है, तो चोट लगने वाले स्थान पर ब्लड आने स्टार्ट हो जाता है, ब्लड आने लग जाता है। तो उस चोट वाले स्थान पे क्या करते हैं? इस प्रकार से क्या बना लेते हैं? जाल बना लेते हैं। और जाल बना लेते हैं तो उस जाल में क्या हो जाती है? WBC आके RBC आके जम जाती है, तो रक्त का क्या बन जाता है? थक्का। अर्थात ब्लड बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, रुक जाता है, इन रुधिर प्रोटीन्स के कारण। रुधिर प्रोटीन कौन से? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन, इन दोनों का संश्लेषण भी कौन करता है? लीवर। तो कह सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन रुधिर प्रोटीन का क्या करती है? संश्लेषण करता है। नंबर 9 और अंतिम कार्य, भ्रूणीय अवस्था में जब भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो जब बनता है, निषेचन की क्रिया के बाद में एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो की स्थिति में उस कोशिका को क्या करता है? रक्त उत्पादन का कार्य करता है। तो भ्रूण को ब्लड सप्लाई कौन करता है? वहां ब्लड कौन बनाता है? जब भ्रूण के समय, जब भ्रूण बनता है उस समय यकृत क्या करता है? रक्त का निर्माण करता है। जबकि बॉडी में रक्त का निर्माण कहां होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। जो लाल अस्थि मज्जा होती है, रेड अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में रक्त का क्या होता है? निर्माण। रक्त वहां बनता है, जबकि भ्रूणीय अवस्था में ब्लड कौन बनाता है? लीवर। तो ये सभी कार्य लीवर करता है। इसीलिए हमने लीवर को क्या कहा था? रासायनिक कारखाना कहा था, और व्यस्तम क्या कहा था? बंदरगाह। तो दोस्तों अगली क्लास में हम हमारे टॉपिक पित्ताशय और पित्तरस के बारे में चर्चा करेंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।